सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा जी वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है। सप्तम अध्याय का प्रथम महानिक चल रहा है ना, जिसमें सूत्र 8 तक हमने पढ़ा था। और उसमें विषय क्या चला था कि अणु और महत् परिमाण वाले द्रव्यों में अणु और महत् परिमाण वाले गुणों की उपलब्धि और अनुपलब्धि होती है। ठीक है, ये विषय हमारा चला था। जैसे कि जो अणु परिमाण वाला द्रव्य है वो दिखते नहीं है, उनकी अनुपलब्धि होती, मतलब वो नहीं दिखते हैं। और जो महत् परिमाण के पदार्थ हैं उनकी उपलब्धि होती है, मतलब वो दिखते हैं। ये विषय हमारा चल रहा था। ठीक है। और जो पार्थिव परमाणु हैं उनके गुण अनित्य होते हैं, ये भी विषय हमने पढ़ा था। ठीक है, जितने पार्थिव परमाणु हैं उनके रूप आदि गुण अनित्य होते हैं, क्योंकि वो उत्पन्न होते हैं, उनमें पाकज गुण उत्पन्न होते हैं। पकाने पर उनका रंग बदल जाता है, जैसे घड़ा है, ईंट है ना। इसलिए उनमें रूप आदि गुण कैसे होते हैं, अनित्य होते हैं। हाँ, पाकज गुण होने से अनित्य होते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। अब आ रहा है सूत्र 9 और 10, दोनों सूत्र इकट्ठा है। बोलिए। कारण बहुत्वाच्च अत्तो विपरीतम अणुहु। अब वो कह रहा है ये महत् परिमाण गुण कैसे उत्पन्न होता है, यह सूत्र 9 में आया है। तो क्या कहा, कारण बहुत्वाच्च, तो द्वि अणुकों की संख्या बहुत हो जाने पर महत् परिमाण गुण उत्पन्न होता है। माने महत् परिमाण माने पदार्थ बड़ा कैसे हो जाता है, तो बड़ा कब होगा जी, जब उसके जो परमाणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, द्वि अणु की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। अणु, द्वि अणु, त्रिश्रेणु, तो जहाँ उनकी संख्या बढ़ी तो बड़ा होता जाएगा पदार्थ। और इसके विपरीत जहाँ संख्या कम हुई तो उसमें अणु परिमाण पैदा हो जाएगा, है ना। तो ये विषय है। लिखिए, प्रश्न लिखिए 9 का। महत् परिमाण गुण कैसे उत्पन्न होता है, महत् परिमाण गुण कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, महत् परिमाण माने इसका शुद्ध सादा अर्थ में इसको कहें तो पदार्थ बड़ा कैसे बन जाता है। ठीक है, सामान्य भाषा में कहें तो, अगर लिखना चाहो लिख लो समझने के लिए। पदार्थ बड़ा कैसे बन जाता है, ये सरल भाषा है ये। और अभी जो हम लिखे महत् परिमाण, ये दार्शनिक भाषा है ना। तो उत्तर क्या होगा, लिखिए। द्वि अणुकों की संख्या बहुत हो जाने पर, द्वि अणुकों की संख्या बहुत हो जाने पर महत् परिमाण गुण उत्पन्न होता है, महत् परिमाण गुण उत्पन्न होता है। ये सूत्र 9 हो गया।
गुण उत्पन्न होता है, तब वो दिखाई देता है, मतलब वो, ठीक है। अच्छा, सूत्र 10 में क्या कहा, इससे उल्टा अतो विपरीतम अणु, इससे उल्टा कर दो तो अणु परिमाण गुण कब उत्पन्न होता है, लिखो, इसका उल्टा हो जाएगा। अणु परिमाण गुण कब उत्पन्न होता है, सूत्र 10। कब उत्पन्न होता है, ठीक है। तो लिखो, महत परिमाण गुण उत्पन्न होने के विपरीत, महत परिमाण गुण उत्पन्न होने के विपरीत द्विअणुकों की संख्या द्विअणुकों की संख्या कम होने पर, द्विअणुकों की संख्या कम होने पर अणु परिमाण गुण उत्पन्न होता है, अणु परिमाण गुण उत्पन्न होता है। हाँ, अणु परिमाण गुण उत्पन्न होता है। सूत्र में है ना, अतो विपरीतम अणु, उससे उल्टा हो जाएगा सूत्र 9 से। सूत्र 9 में क्या था, कारण बहुत्वात्, बहुत सारे कारण पदार्थ उसमें इकट्ठा हो रहे थे, इकट्ठा होते होते वो क्या बन गया, महत परिमाण बन गया, ठीक है। जैसे कि ये रुई का रेशा, या आप झाड़ू करते हैं, कई बार झाड़ू करते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं, तो देखना कचरे में आते हैं, ठीक है। उन सब को जब इकट्ठा कर देते तो क्या होता है, एक बड़ा सा गोला बन जाता है। वो कचरा वाला रेशा होता है ना, रेशा, तो उसका इतना बड़ा सा क्या बन जाता है, पाउडर समान बन जाता है, बड़ा सा बन जाता है। वो पहले बिखरे होते हैं, सबको हमने इकट्ठा कर दिया तो एक बड़ा सा वो पिंड समान बन जाता है, ये कह रहा है। तो ये हो गया आपका सूत्र 9 और 10, इतना ही कहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो सूत्र 11, अणुमहत इति तस्मिन् विशेष अभावात्, नहीं विशेष भावात्, विशेष अभावात् च, हाँ, मैंने पहले विशेष भावात् कहा, फिर विशेष अभावात् कहा। तो इसमें क्या कहा, देखो, एक ही वस्तु में अणु और महत दोनों व्यवहार देखे जाते हैं, तो क्यों होगा, प्रश्न लिखिए। एक ही वस्तु में अणु और महत व्यवहार दोनों क्यों देखे जाते हैं, एक ही वस्तु में अणु और महत व्यवहार, अणु और महत दोनों व्यवहार क्यों देखे जाते हैं, ठीक है जी। अब कह रहा है इसमें कि अणु महत इति तस्मिन, एक ही पदार्थ में, अभी तो हमने पढ़ा था कि जब संख्या बढ़ जाती है द्विअणुकों की, द्विअणुक, त्रिश्रेणु और चतुर्अणुक, ये सब संख्या इनकी बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, महत परिमाण, और संख्या घटने पर क्या होता है, वो अणु परिमाण। अब इसमें आ रहा है सूत्र 11 में कि एक ही पदार्थ जो है वो अणु भी बन जाता है और महत भी बन जाता है, ये कैसे, ठीक है। ये दोनों व्यवहार एक ही पदार्थ में किस प्रकार से देखे जाते हैं, तो उत्तर दिया, लिखिए, एक ही वस्तु में अणु और महत दोनों व्यवहार देखे जाते हैं क्योंकि एक ही पदार्थ में, एक ही वस्तु में अणु और महत दोनों व्यवहार देखे जाते हैं क्योंकि उसमें उत्कर्ष और अपकर्ष, क्योंकि उसमें उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों होने और न होने से,
उत्कर्ष और अपकर्ष ये दोनों ही होने और न होने से। ठीक है जी। जैसे देखो, बेल की अपेक्षा आंवला छोटा है, ठीक है, और बेर की अपेक्षा आंवला बड़ा है। तो एक ही पदार्थ है आंवला, इतना बड़ा आंवला है, ठीक है। जब पूरा पक जाता है तो आंवला अपने आंवला है ना, बड़ा बड़ा बन जाता है आंवला भी, पकने पर इतना बड़ा हो जाता है। तो एक आंवले को देखो आप, और सामने एक रख दो बेल को, बेल इतना बड़ा होता है, तो बेल की तुलना में आंवला क्या है, इतना छोटा है, तो उसमें अपकर्ष हो गया। तो बेल की तुलना में इसमें क्या आ गया, अनुप्रमाण आ गया। और बेर छोटा बेर, और आंवला इतना बड़ा और बेर इतना छोटा, तो बेर की तुलना में वो आंवला क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो एक ही वस्तु में क्या हो गया, अब महत् परिमाण आ गया। समझ में आ गया। तो बेर से तुलना करेंगे तो उसमें परिमाण का उत्कर्ष हो गया। किसकी तुलना में, बेर है जो खाते हैं आप, उसको बोलते हैं बदरी फलम, ठीक है। तो वो बेर जो छोटा होता है उसकी तुलना में आंवला बड़ा, तो उसमें उत्कर्ष हो गया, तो महत् प्रमाण आ गया उसमें। और जो बिली बोलते हैं, बिली, इधर बिली बोलते हैं उसको, तो बिली पत्र जो चाहते हैं शिव भगवान में, ठीक है जी। तो ये है बेल, बहुत बड़ा होता है, उसकी तुलना में आंवला कैसा होगा, छोटा। तो इसमें क्या होगा, अपकर्ष हो गया। तो है एक ही पदार्थ आंवला, बेल की तुलना में उसमें अनुप्रमाण आ गया, और बेर की तुलना में क्या आ गया, महत् परिमाण आ गया। तो क्योंकि उसमें अपकर्ष हो गया। जब अपकर्ष हो गया तो छोटापन आ गया, और जब उत्कर्ष हो गया तो उसमें बड़ापन आ गया। तो महत् परिमाण माने बड़ापन, और अनुप्रमाण माने छोटापन। तो ये एक ही पदार्थ में जब ऐसे तुलना करते हैं, उसके सामने जो पदार्थ आ जाते हैं, ये दोनों गुण उसमें देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र किसमें कह दिया, 11 में कह दिया। तो इस प्रकार से एक ही पदार्थ में दो प्रकार का व्यवहार देखा जाता है, महत् परिमाण का भी और अनुपरिमाण का भी। ये आपको उदाहरण सहित बता दिया गया है। अब देखो सूत्र 12, बोलिए, एक कालत्वात्। अब इसमें कह रहा है जी कि एक ही द्रव्य में, जो हमने पढ़ा ना उत्कर्ष और अपकर्ष, ये एक ही काल में देखा जाने से, एक ही द्रव्य है उसमें एक ही काल में उत्कर्ष अपकर्ष हो रहा है, तो ऐसा होने से उस एक वस्तु में अणु और महत् दोनों व्यवहार देखे जाते हैं। अब ये कह दिया, काल को जोड़ दिया, सूत्र जो 11 था इसमें भी वही बात है, ठीक है जी। उसमें क्या था, एक ही वस्तु में दोनों व्यवहार उत्पन्न होते हैं, उत्कर्ष और अपकर्ष होने से। अब ये कह रहा है एक ही काल में जोड़ दिया, बस ये उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों एक ही काल में देखे जाते हैं। तो इसलिए एक ही द्रव्य में, एक ही वस्तु में ये अणु और महत् दोनों परिमाण हो जाते हैं, ये व्यवहार देखे जाते हैं। तो अब इसका जो प्रश्न थोड़ा सा घुमा देंगे, लिखिए प्रश्न 12 लिखिए, एक द्रव्य में उत्कर्ष और अपकर्ष एक ही काल में देखा जाने से क्या होता है। एक द्रव्य में उत्कर्ष और अपकर्ष एक ही काल में देखा जाने से क्या होता है, प्रश्न ऐसा कर दिए। ठीक है, अब उत्तर लिखिए, एक द्रव्य में उत्कर्ष और अपकर्ष
एक ही काल में देखा जाने से ठीक है। अब लिखो उस एक वस्तु में, ब्रैकेट में लिखो द्रव्य में, उस एक ही वस्तु में द्रव्य में अणु और महत दोनों व्यवहार, अणु और महत ये दोनों व्यवहार हो जाते हैं। ठीक है, एक ही वस्तु में, एक ही द्रव्य में अणु और महत ये दोनों व्यवहार हो जाते हैं। तो बस इसमें समय को जोड़ दिया, काल को। सूत्र 11 में काल की चर्चा नहीं हुई थी, है ना जी। वहाँ के एक ही था कि एक ही वस्तु में अणु और महत दोनों व्यवहार हो जाते हैं जब उसमें उत्कर्ष और अपकर्ष हो जाता है। तो अब वो कह रहा है इसमें एक ही काल में उत्कर्ष और अपकर्ष देखा जाने से उसमें अणु और महत व्यवहार हो जाते हैं। तो इसमें काल को जोड़ दिया है, बस इतना इसमें अंतर कर दिया, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र 12 हो गया। तो भाष्य में भी यही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कोई। अब इसको दोनों थोड़ा भिन्न प्रकार से लिखना हो, ऐसा भी होगा कि एक द्रव्य में अणुत्व और महत्व इन दोनों व्यवहारों की उपलब्धि अन्य दो पदार्थों के साथ एक ही काल में तुलना करने से होती है। तो बात वही है कि एक ही काल में तुलना करेंगे तो ये दोनों बातें उसमें आ जाएंगी। तो हमारा पहले वाला ही ठीक है जो लिखे थे, ठीक है, वो सरल है। ठीक है जी। तो सूत्र 12 हो गया। तो बस 4 आज पढ़े। तो आज का विषय रहा महत परिमाण और अणुपरिमाण। तो महत परिमाण कैसे पैदा होता है? जब जो द्विअणुक हैं, द्विअणुक, त्रिश्रेणु, चतुरणुक, इनकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, बोलो क्या उत्पन्न होता है? महत परिमाण। और जब इनकी संख्या घट जाती है तो क्या पैदा होता है? अणुपरिमाण। और एक ही पदार्थ में ये अणु और महत दोनों व्यवहार क्यों देखे जाते हैं? हाँ, उसमें उत्कर्ष और अपकर्ष होने से। ठीक है, यहाँ तो ये दर्शन की भाषा है, उत्कर्ष और अपकर्ष। तो कोई पदार्थ आ गया बड़ा तो उसकी तुलना में, जैसे बेल आ गया था, आंवला छोटा हो गया, और उससे कोई छोटा पदार्थ है आंवला से, बेर है, तो उसकी तुलना में आंवला बड़ा हो गया। तो एक ही पदार्थ में उत्कर्ष अपकर्ष देखा जाता है। और साथ में इसमें आ गया सूत्र 12 में एक ही काल में, एक ही समय में एक आंवला रखा हुआ है। अब एक ही काल में यहाँ पर बेल रख दो और साइड में क्या रख दो? बेर रख दो। तो एक ही समय में बेल की तुलना में आंवला कैसा हो जाएगा? छोटा, और बेर की तुलना में आंवला क्या हो जाएगा? बड़ा। तो एक ही काल में ये दोनों व्यवहार भी उसमें हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा सूत्र 12 में। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।